हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विजय, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5 की, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप प्रिपरेशन के मोड में होते हैं तो बहुत ज़्यादा फोकस आपको देना पड़ता है। इसका वेटेज बहुत अच्छा है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं, राइट। तो बाकी स्टार्टिंग के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाके चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है विच इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की हम बात करेंगे कि किसी भी सिस्टम में कोई भी चार्ज है या कोई भी सिस्टम है, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको आज स्टडी करेंगे और साथ में समझेंगे कि कैसे आप उन प्रिंसिपल्स को अपने न्यूमेरिकल वाले पार्ट में अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स में, तो आज हम उस एप्लीकेशंस को भी समझेंगे, राइट। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो दैट विल बी आपका इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस की। थ्री चार्जेस हैं तो वो इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो सारी कंडीशन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी कोई नया लेक्चर रिलीज़ करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उन किसी भी लेक्चर्स को मिस ना करो। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है विच इज़ इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। अब इसकी कुछ बेसिक कंडीशंस होती है कि आप किस तरह से उन चार्जेस को अलाइन कर सकते हो, किस तरह से हम उसको लोकेट करें कि वो जो पूरा सिस्टम है थ्री चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले तो कंडीशन समझेंगे हम कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे हम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहला आपका जो कंडीशन है, थ्री चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर। मीनिंग क्या हुआ सर? मीनिंग ये हुआ कि अगर चार्जेस को आप अलाइन करना चाह रहे हो, थ्री चार्जेस मैंने आपको दिए हैं, तो थ्री चार्जेस को अगर इक्विलिब्रियम में आपको सेट करना है, सो दैट कंडीशन उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उन चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपको रखना पड़ेगा। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि हम उनको स्ट्रेट लाइन में लोकेट कर दें। ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। स्ट्रेट लाइन मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिख दिया है, ठीक है। पेन चेंज कर लेंगे आप लोग। और ये नोट्स भी आपको मैं दे दूंगा, इसलिए ये मैंने नोट वाला सीरीज़ स्टार्ट किया। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा टाइम लेक्चर्स लंबे हो रहे थे, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं और सारी चीज़ों को दोबारा से बोर्ड पे फ्रेम करते हैं, सो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो मैंने टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए ये पीपीटी सीरीज़ स्टार्ट की है, जिससे कि हम लोग लेक्चर्स को भी PDF फॉर्म में ग्रुप में अटैच कर देंगे। वहाँ पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो आपका टाइम भी बचेगा और एक हाई क्वालिटी लेक्चर्स को आप आराम से कम टाइम में पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहला कंडीशन है, थ्री चार्जेस मस्ट बी कोलिनियर। दैट मीन्स अगर चार्जेस को आपने रखा है तो वो एक सिंगल लाइन में होने चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ कि मेरे पास थ्री चार्जेस हैं, Q1 है, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज आपका Q2 है, ठीक। तो थर्ड चार्ज जो होगा वो इनके बीच में हो सकता है या अलोंग द लाइन कहीं पर भी आप रख सकते हो, इस साइड भी रख सकते हो, इस साइड भी रख सकते हो, बट चार्जेस क्या होने चाहिए बेटा, एक लाइन के अलोंग लोकेटेड होने चाहिए, एक लाइन में लाई करने चाहिए, मतलब कोलिनियर होने चाहिए, ठीक बात है। अब चलेंगे दूसरे पॉइंट पे, चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम नेचर। मीनिंग क्या हुआ इसका, अगर हम लोग सारे चार्जेस को पॉजिटिव रख देंगे या सारे जितने भी चार्जेस हैं आपके पास, अगर सारे चार्जेस को नेगेटिव ले लेंगे तो वो जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। उसके बारे में भी हम समझेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ओके, सो वो जो चार्जेस हैं उनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर दो चार्ज पॉजिटिव हैं तो जो थर्ड वाला चार्ज है वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो ऑपोजिट चार्ज का होना चाहिए। अगर तीनों चार्ज पॉजिटिव हो जाएंगे या तीनों चार्ज नेगेटिव हो जाएंगे तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम या सिस्टम हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। वो मैं देखूंगा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल चीज़ों को जब अप्लाई करते हो आप तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, राइट। अब ये जो तीसरी कंडीशन है, थ्री चार्जेस मस्ट नॉट बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उनका सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, राइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है, दैट इज कि आपके पास द इक्विलिब्रियम इन दिस सिचुएशन विल ऑलवेज अनस्टेबल। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम तो होगा
वो आपको बोल रहे हैं अगर ऐसी कंडीशन है कि तीनों चार्ज पॉजिटिव हैं तब भी इक्विलिब्रियम होगा, अगर सेम नेचर के हैं तब भी आपका, अगर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं और सेम नेचर के हैं तब भी इक्विलिब्रियम होगा, बट वो अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा, राइट। तो क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, दोनों को समझेंगे वन बाय वन। ओके, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अब चलेंगे हम अपना बेसिक जो हमारा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल, जिसको आप समझने वाले हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है या इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझने जा रहे हैं हम। चलिए मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा इक्विलिब्रियम, फिजिक्स में जब आपने 11th का काइनेमेटिक्स पढ़ा था या फिर आपने डायनामिक्स भी पढ़ा, जब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई किया उसमें आपने सारे फोर्सेस को बैलेंस किया किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, सो दैट वाज इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी चार्ज की इक्विलिब्रियम आप चेक कर रहे हो, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें उस पर्टिकुलर चार्ज पे सारे जितने फोर्सेस लग रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, उनको नेट सम क्या करेंगे हम, वेक्टोरियली सम अप करके उनको जीरो करना पड़ेगा। उनका जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। ठीक बात है, वो मैंने लिख भी दिया है। इट मीन्स नेट फोर्स ऑन एवरी चार्ज पार्टिकल इज जीरो। एवरी चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है बेटा, जितने भी चार्ज सिस्टम में रखे हैं, Q1, Q2, Q3, जितने भी आपने चार्जेस रखे हैं, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको चेक करना है तो आप किसी पर्टिकुलर चार्ज पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। सारे फोर्सेस को अपन क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिडिल वाले चार्ज पे आपसे पूछ रहा है तो आप मिडिल वाले पे निकालोगे। अगर आपको पूरा सिस्टम उसने बोला इक्विलिब्रियम है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे सिस्टम में सारे चार्जेस पे चेक करेंगे, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। राइट है, ठीक बात है। तो ये हो गया आपकी कंडीशन। बट एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है बेटा, कि द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर दिस कोलम्बियन फोर्स। देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है और इसको मार्क करने वाला भी है। कोलम्बियन फोर्स वाला जो पार्ट है वो मीनिंग क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, अगर हम केवल कोलम्बियन फोर्स को, या बेसिकली मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो कैसा होगा, स्टेबल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, अगर हम केवल कोलम्बियन फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है एक कंडीशन के लिए स्टेबल हो और दूसरी सिचुएशन के लिए वो अनस्टेबल बन जाए। अब ये आपके माइंड में कन्फ्यूजन बिल्ड हो रहा हो कि सर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, राइट। तो अभी इस चीज़ को भी क्लियर करते हैं, साथ में देखते हैं हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं आपको एक बेसिक फाउंडेशन से समझा दूंगा। चलिए देखते हैं, पहला दिख रहा है ना आपको, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बेसिक दो टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, अगर आपने तीन सेट ऑफ चार्जेस को एक स्ट्रेट लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, देखो मैं आपको बेसिक एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, फिर मैं पूरा एक एग्जाम्पल लूँगा। तो ये Q1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, Q2 है और यहाँ पे Q3 है। ये Q चार्ज ले लो या फिर Q3 चार्ज ले लो, ये अभी मैंने एक मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आप ले सकते हो, मिडिल पॉइंट भी बोल सकते हो। ये R1 पे और ये R2 पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमारा सिस्टम लेट सपोज क्या है, इक्विलिब्रियम में हम मान रहे हैं। तो अगर मैं इस जो चार्ज है Q चार्ज, उसको अगर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ। लेट सपोज ये x डिस्टेंस से मैंने इसको डिस्प्लेस किया है। इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो ये थी, राइट। ये जो O पॉइंट है ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। मतलब इस पॉइंट पे अगर हम इस Q चार्ज को रख रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में रह रहा है। बट अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दे रहा हूँ तो अगर ये जो हमारा चार्ज है Q चार्ज डिस्प्लेस करने के बाद जैसे ही हम फोर्स को रिलीज करेंगे तो हमारा ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहिए। तो ऐसे स्टेबल, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। मीनिंग क्या है, अगर आप तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस को रख रहे हो और आपने जो बीच वाला चार्ज है या किसी भी चार्ज को आप डिस्प्लेस कर रहे हो, तो वो जो एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होना चाहिए जी, जिससे कि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओ तो जो पूरा सिस्टम है वो अपने आप इक्विलिब्रियम में मेंटेन करे उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को, राइट। तो ऐसे को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये लिखा भी है, अ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस रिफर्स टू अ कन्फिगरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन विच एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस किया है तो क्या होगा, रिजल्ट इन अ नेट रीस्टोरिंग फोर्स। आपने क्लास 11th में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है,
उसमें आपने क्या देखा है कि अगर हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, वापस से अपनी ओरिजिनल कंडीशन को, पोजीशन को गेन कर लेगा। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस में आपने किसी एक चार्ज को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तब अगर वो वापस से एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लौट पा रहा है, दैट मीन्स वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, ये आप इसको दूसरे सिंपल तरीके से ही बोल सकते हो, इतना टिपिकल लैंग्वेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का। जितने अच्छे आपके नोट्स रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप आराम से अपना टाइम स्टडी में दे पाओगे, राइट। सो इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू आर स्लाइटली डिस्टर्बिंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो मैंने आपको बताया था, अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो चार्ज पूरा सिस्टम है 3 चार्जेस का, ये इक्विलिब्रियम में है। किस पोजीशन पे है, इस Q1 वाले से R1 डिस्टेंस पे है, इस Q2 वाले से बेटा कितनी डिस्टेंस पे है, R2 पे। बट मैं अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ और ये वापस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस अपनी तरफ आ रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, हमेशा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होगे एक्सटर्नल फोर्स, और उसके जस्ट ऑपोजिट, जिससे कि वो रीस्टोर कर पाए उस प्रॉपर चार्ज को। फाइन, तो ये क्या होगा, हाँ, इन अदर वर्ड्स, इफ यू स्लाइटली डिस्टर्ब द चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, तो फिर क्या होगा, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स दैट पुश बैक टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। तो वो ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये वाला चार्ज, जिससे कि वो तुरंत वापस अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। राइट बात है, तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। हालांकि मैं एक पूरा एग्जाम्पल लूँगा जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से ये कंडीशन समझ पाएँ आप। राइट, अब इसको नोट कर लो आप। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद में एक प्रॉपर फिजिकल सिचुएशन लेके एक डायग्राम लेके आपको अच्छे से समझा दूंगा, कंडीशन भी डेराइव करा दूंगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस रिफर्स टू, इसमें क्या करना है बेटा, अगर हमारे पास देखो, ठीक है, ये मेरे पास 3 सेट ऑफ चार्जेस हैं, एक Q1 है और ये बेटा Q2 है, फाइन, और यहाँ पे एक Q चार्ज रखा है, और ये लेट्स सपोज हमारा इससे R1 डिस्टेंस पे है और इससे आपका R2 डिस्टेंस पे है। फाइन, तो अगर मैं इस चार्ज को डिस्टर्ब करूँ, जो हमारा चार्ज है Q, इसको मैं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करना चाहूँ, मतलब क्या, मतलब मैं इसको इधर स्लाइटली इधर पुश करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इधर क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, थोड़ा सा खींच रहा हूँ इसको। अगर ये अपनी पोजीशन में आ जाता है, ये जो O पॉइंट है ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर ये अपनी पोजीशन में आ जाता है किसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, तो वो हो जाएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये वापस नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम है बट कौन सी वाली होगी, अनस्टेबल होगी। तो मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले रहा हूँ जिसमें स्टेबल भी होगा और अनस्टेबल भी हो सकता है। राइट, तो इसमें बोला भी है इन्होंने, एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस रिफर्स टू अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स in which any small displacement of the particle from their equilibrium position results in net force and that further moves the particle away from their original position। मतलब कोई नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि भाई दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये भी चार्ज पार्टिकल है और साथ साथ में ये भी चार्ज पार्टिकल, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा। पहले इसकी वजह से निकाल लेंगे, फिर इसकी वजह से निकाल लेंगे, और मैंने आपको सुपरपोजिशन बताया है कि आप दोनों को क्या करोगे, वेक्टोरियली सम अप कर दोगे तो आपको एक नेट फोर्स मिल जाएगा। बट वो जो नेट फोर्स होगा बेटा, वो रीस्टोरिंग नहीं होगा इस केस में, वो इसको पुश करेगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब जो नेट फोर्स लगेगा वो उसको इसी डायरेक्शन में पुश करेगा, ये वापस नहीं आएगा। तो ऐसी इक्विलिब्रियम को या ऐसी कंडीशन को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं। राइट, इतनी बात समझ में आई आपको? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं जिससे कि ये लेक्चर की सीरीज जल्दी कंप्लीट हो और हम नई चीज़ों को भी स्टार्ट कर पाएँ। ठीक बात है, नोट करिए इतना। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ऑल राइट, सो अब हम चलेंगे एक सिचुएशन लेके देखते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम जो वर्क करता है, अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। देखो मेरे पास एक सबसे पहला सेट ले रहा हूँ मैं, केस 1 ले रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
ऑलराइट, सो 1 मिनट, या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। हम एक फिजिकल सिचुएशन ले रहे हैं जिससे मैं आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस को डेमोस्ट्रेट करूंगा या डिस्क्राइब करूंगा। तो केस 1 ले रहा हूं बेटा मैं, ठीक है, केस 1 ले रहा हूं। और अभी मैंने आपको बताया हम लोग कितने चार्जेस के इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको बनते हैं वो बेसिकली 3 चार्जेस पार्टिकल के लिए बनते हैं। ओके, तो मेरे पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब मैं केस 1 ले रहा हूं, ऑल चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, आर ऑफ सेम नेचर। तो हो सकता है सारे पॉजिटिव हों, हो सकता है सारे नेगेटिव हों, ठीक है, हो सकता है सारे चार्ज पॉजिटिव वाले हो जाएं, हो सकता है सारे चार्ज नेगेटिव वाले हो जाएं। तो मेरे पास एक बेसिक सिनेरियो है, ये मैं रख रहा हूँ। ये मेरे पास 2 इक्वल चार्ज हैं विच इज़ पॉजिटिव हैं, और ये मैंने दोनों को एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे रखा हुआ है। Q2 नहीं बोलूँगा मैं, Q1 ही बोलूँगा इसको, ठीक है। इतना समझ में आता है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इस बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं पे, ये आप मानो बिल्कुल सेंटर में तो नहीं कह रहा मैं, क्योंकि हर केस में सेंटर में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या वैल्यूज़ हैं। तो ये R1 पे मेंटेन्ड है और ये R2 पे, यहाँ मैंने एक चार्ज Q ले रखा है, फाइन। इस पर्टिकुलर कंडीशन को मैं बोल रहा हूँ कि ये इक्विलिब्रियम में अभी है। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो इक्विलिब्रियम है वो किस टाइप की होगी, स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी, है ना। मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम 2 टाइप का होता है, स्टेबल और अनस्टेबल। अब अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को इसकी मीन पोजीशन से, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है विच इज़ O बोल देता हूँ मैं, ठीक है। अब अगर ये आपका, तो मैं इसको X ही मान के चल रहा हूँ, नहीं ठीक है, ये R1 हो जाएगा, ये R डिस्टेंस पे मान लो आप, है ना, इक्वल डिस्टेंस पे ही मान लो कि सेंटर में रखा है। तो ऐसी कंडीशन हम ले रहे हैं जिसमें ये सेंटर पे ही क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब मैंने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग क्या किया है, थोड़ा सा शिफ्ट किया है। कितना शिफ्ट किया है, देखो ये मैंने इसको शिफ्ट किया है बेटा X डिस्टेंस। कितना शिफ्ट किया है, X डिस्टेंस पे मैंने इसको शिफ्ट किया है। अब हम देखेंगे इसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं। देखो अगर मैं देखूँ ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, ये वाला Q भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा विच इज़ F मान के चल रहा हूँ, ठीक बात है। और ये वाला जो फोर्स है, इतना ही, दोनों ही सेम चार्जेस हैं, तो ये भी फोर्स लगेगा विच इज़ ऑलरेडी F1 मान, या F ही मान लो, अब सेम ही तो है, दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है, क्योंकि ये भी Q1 इंटू Q है ना, ये भी 2 सेम चार्जेस हैं और ये भी सेम चार्जेस हैं, तो उस पर भी फोर्स Q लगेगा। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मान लिया मैंने एंगल थीटा, ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया, और यहाँ पे वर्टिकल जो डायरेक्शन है वो आपकी ये है, जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो ये है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से, ठीक बात है। अगर ये एंगल थीटा हो गया तब क्या होगा, ठीक है, तब यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट हो, इसका एक कंपोनेंट होगा विच इज़, अगर आप देखो तो ये हो जाएगा बेटा F cos थीटा, और इस वाले फोर्स का ये भी, अगर सिमेट्री देखें हम, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और यहाँ पे जो एंगल ये भी थीटा होगा, और इसका जो कंपोनेंट होगा ये भी सेम ही डायरेक्शन में चला जाएगा विच इज़ F cos थीटा, ठीक। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चला जाएगा इधर F sin थीटा, और इस वाले फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो चला जाएगा इधर F sin थीटा, ठीक है, इतना ठीक बात है। अब आप देखो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है Q, जिसको मैंने डिस्टर्ब किया है ये वाला, तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये जो आपका F sin थीटा है वो इधर लग रहा है, F sin थीटा इधर लग रहा है, ठीक है, और इस पे एक F sin थीटा इधर लग रहा है, मैं इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर, और एक बाहर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है विच इज़ 2F cos थीटा। तो ये बाहर की तरफ फोर्स है, और इधर क्या लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है F sin थीटा, ठीक। तो ये दोनों इक्वल ऑपोजिट हैं, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइन, कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि इक्वल ऑपोजिट हैं। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, अगर हम नेट फोर्स देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, नेट फोर्स अगर आप देख रहे हो तो नेट फोर्स कितना है, 2F cos थीटा। कितना है बेटा, 2F cos थीटा। तो और किधर है वो, अपवर्ड डायरेक्शन में है। वो क्या है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो एक बाहर की तरफ पुश मिलेगा इसको, जो फोर्स लग रहा है इस पर नेट फोर्स, वो रिस्टोरिंग तो नहीं होने वाला है। रिस्टोरिंग होना चाहिए था तो इसका मतलब वो किधर होता है, डाउनवर्ड होता है, और वो चार्ज पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन पे, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आता है। ये तो बाहर पुश कर देगा इसको,
इसका मतलब ये केस कैसा है, अगर हम इसी को, ठीक है, सो इन दिस केस, इन दिस सिचुएशन लिख देता हूं मैं, है ना, जस्ट अ मोमेंट, इन दिस सिचुएशन द सिस्टम विल बी the charge will be in अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, अनस्टेबल है। तो मैं इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, मैंने आपको बताया भी है, EQ⁻m, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो आप, जैसे इक्वेशन को लिखते हैं ना अपन, तो वैसे ही, ठीक है। तो अगर मैं इस चार्ज को देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये चार्ज जो है वो कौन सी कंडीशन में है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, राइट। अगर मैंने कब किधर डिस्प्लेस किया है, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग इसको क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। अब एक और सिचुएशन ले सकते हैं कि हम इसको अलोंग द लाइन ही क्या करें, डिस्प्लेस करें, और उसके बाद मैं देखूंगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन बन रही है या फिर अनस्टेबल की सिचुएशन बन रही है, राइट। तो इसको मैं आई थिंक नोट कर लो आप, उसके बाद शिफ्ट करेंगे। ठीक बात है। अब इसी कंडीशन में हम इसको जो डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा चेंज करके करेंगे, राइट। देखो कैसे करेंगे, केस 2, ठीक है, केस 2 क्या है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट जब कर रहे हैं तो सिस्टम क्या है हमारे पास, तीनों पॉजिटिव हैं बेटा। ये आपके पास है Q1 और ये भी Q1 ही था, इक्वल चार्ज है, और यहाँ पे ये रखा हुआ था विच इज़ Q, ठीक है। कहाँ पे रखा हुआ था, Q, और जो डिस्टेंसेस थी वो कितनी थी बेटा, R डिस्टेंस पे था ये, और ये भी क्या था, R डिस्टेंस पे था। फाइन, इतना समझ में आया, ठीक है। दोनों चार्ज पार्टिकल से सेम डिस्टेंस पे, दैट मीन सेंटर पे कहीं रखा है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन में कहीं रखा है, और वो सेंटर पे रखा है, इन बिटवीन रखा है। तो ये अगर मैं इसको, इससे पहले वाले केस में मैंने इसको कैसे डिस्टर्ब किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग इसको मूव कराया था। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डेवलप ही नहीं हो रहा है, नेट फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लग रहा है, और वो चार्ज को पुश कर देगा इसकी इक्विलिब्रियम से दूर। तो चार्ज जो है वो कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, इसका मतलब अनस्टेबल था। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। कितना डिस्टेंस शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है O। अब मैं इसको x डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ बेटा, डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ठीक बात है, x डिस्टेंस मैंने डिस्प्लेस किया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये कैसा है, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है। ये चार्ज कैसा था बेटा, पॉजिटिव Q1 था, उसको आप लिख सकते हो विच इज़ पॉजिटिव Q1। और ये वाला भी कैसा है आपका, ये भी आपका पॉजिटिव है Q1, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इस वाले से क्या लगेगा, इसकी वजह से फोर्स लगेगा, उसको अपन क्या मानना है, उसको मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा हूँ कि जो फोर्स लग रहा है पहले वाले का वो F1 है, ठीक। पहले वाले का जो फोर्स लग रहा है वो कितना आएगा, देखो डिस्टेंस में दिखा रहा हूँ, F1 अगर आप देखो कितना आएगा, 1/4 पाई या KQ/K, इन दोनों के बीच का फोर्स है बेटा, ये Q है और इनके बीच की सेपरेशन, अभी अगर आप इस पोजीशन पे ला रहे हो तो ये KQ/ कितना हो जाएगा, R+X, ठीक है। और अगर मैं Q2 मतलब F2 निकालूं तो F2 कितना होगा, F2 हो जाएगा इसका KQ/R-X²। ठीक बात है, R-X² हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पहले R था, अब मैं इसको इसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा हूँ x डिस्टेंस, तो ये कम होके कितना हो जाएगा, R-X हो जाएगा, राइट। अब जो F2 लगेगा वो कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा ज़्यादा, क्योंकि देखो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। तो पहला Q1 और Q के बीच का हो गया, और दूसरा किसका बीच का हो गया, ये भी Q1 और Q के बीच का हो गया, बट मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो अपन चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या चेंज कर रहे हैं बेटा, हम डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं हम, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कम किस में है, इस केस में ऑब्वियस सी बात है कम है, और हमारा जो फोर्स होता है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब डिस्टेंस कम तो फोर्स क्या ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको जो एरो दिखाया है विच इज़ ग्रेटर, थोड़ा सा बड़ा बनाया है, राइट। यहाँ पे देखो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गई, R+X मीन्स बढ़ गई, और फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए मैंने जो फोर्स की वैल्यू बताई है वो क्या हो गई है, F1 हो गई है। नेट फोर्स किधर लगेगा, अगर आप F नेट निकालोगे तो ये लगेगा अपना इधर, किधर, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जो नेट फोर्स लगेगा वो चार्ज पार्टिकल की ओरिजिनल जो पोजीशन थी उधर ही लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास नेट फोर्स किधर है, ये F नेट किसकी तरह काम करेगा, ये इसको अपन लिखेंगे रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। किसकी तरह, रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा। और रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, रीस्टोरिंग फोर्स
उस चार्ज पार्टिकल को जिसको डिस्टर्ब किया है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ के लेके आ जाएगा। दैट मीन्स ये कौन सी स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम हो गई, ये आपका स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, हेंस कौन सी कंडीशन हो गया बेटा, हेंस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो अगर हम अलोंग द लाइन इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और सारे चार्जेस कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, तो अलोंग द लाइन तो स्टेबल है, बट अगर उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन शिफ्ट कर रहे हैं तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगर मैं चार्जेस को डिफरेंट नेचर का ले लूँ, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज ले लूँ, उनके बीच में एक नेगेटिव चार्ज रख दूँ, तब देखेंगे क्या सिनेरियो बनेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लो, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा दूसरी सिचुएशन। ठीक, चलो इसी को मैं शिफ्ट कर देता हूँ आगे। चलो अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अब कौन सी कंडीशन लेने वाले हैं, अब हम जो कंडीशन लेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, दो जो एंड वाले चार्जेस हैं वो तो पॉजिटिव रहेंगे, और जो तीसरा वाला चार्ज है जिसको अपन शिफ्ट कर रहे हैं वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखो, तो केस 2 ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे, केस 2। क्या होगा केस 2 में, ऑल द चार्जेस, या मिडिल चार्ज ऐसे लिख दो, ठीक है। तो मिडिल चार्ज कैसा है, ऑपोजिट नेचर का है। देखो इसमें बेटा जल्दी से देखते हैं, है ना, टाइम को ही बचाना है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचानी है। तो मेरे पास ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया, यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दो स्लॉट में अपन डिस्कस, ये हो गया Q1 और ये भी हो गया बेटा Q1, दोनों सेम हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। क्या है, दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि जब नोट्स बनाओ तो नोट्स कैसे होने चाहिए, पहले तो आपको अच्छे लगने चाहिए। जब आपको ही अच्छे नहीं लगेंगे तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, फिर दूसरे को अच्छे लगेंगे ही नहीं। चलो मैं एक मान रहा हूँ कि एक जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे रखा है और वो इस पर R डिस्टेंस पे रखा हुआ है बेटा, और इससे भी R डिस्टेंस पे रखा है, मतलब सेंटर में कहीं रखा है। कहाँ लाई कर रहा है, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके सेंटर पे रखा है। अब अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस करूँगा तब देखूंगा क्या कंडीशन बनती है, या फिर मैं देखूंगा कि इसको हम अगर अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करें तो क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, एक बार नोट करिए। ठीक, अब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग, ये बाइसेक्टर है और इसके अलोंग मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको रखा है, सो यहाँ पे जो डिस्टेंस है विच इज़ कितना है, ये बेटा x है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, x हो गई, और ये हो गया हमारा नेगेटिव q। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हो गए, अब ऑपोजिट हो गए, तो जो नेट फोर्स आएगा वो अलोंग द लाइन लगेगा। ठीक है, आउट ऑफ द लाइन नहीं लगेगा। ये भी अगर आप देखो तो ये भी सेम ही फोर्स लगाएगा विच इज़ f। तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, मैं इसको कलर चेंज करके लिख रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, तो सिमेट्री से दोनों साइड के एंगल्स थीटा होंगे। मतलब अगर इसका मैं कंपोनेंट निकालूं तो यहाँ पे आपका दो कंपोनेंट जाएंगे, एक तो F cos थीटा, किसका वाले, इस वाले फोर्स की वजह से, और अगर इस फोर्स की बात करूँ तो इस फोर्स का भी F cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक बात है। साइन थीटा किधर जाएगा, इधर चला जाएगा F sin थीटा, जो कि आप ले सकते हो, तो ये F sin थीटा हो गया। ठीक है, और इधर भी आप देखोगे तो ये आपका F sin थीटा हो गया। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, अब जो नेट फोर्स है वो किधर लग रहा है, मैंने आपको बताया, इस चार्ज को एनालाइज कर लो आप। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ज है उसको एनालाइज कर लो। देखो ये चार्ज है कौन सा बेटा, ये -q चार्ज है। इस पर नेट फोर्स किधर लग रहा है, ये लग रहा है 2F cos थीटा, क्योंकि अब अगर आप देखो तो इस पर ये फोर्स भी लग रहा है, ये फोर्स भी लग रहा है, विच इज़ F sin थीटा, और ये भी क्या है आपका F sin थीटा है। तो दोनों तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए। ठीक है, ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो गए और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दो इन दोनों को फोर्स को। तो नेट फोर्स जो बचेगा वो किधर लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है F नेट, वो किधर लग रहा है, वो लग रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, F नेट कितना लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो फोर्स है वो कितना होगा ये भी समझते हैं। तो फोर्स कितना होगा बेटा, फोर्स कूलम लॉ के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक,
कौन सा चार्ज लगा रहा है पहला पेयर, Q1 और ये है Q। हम लोग जब कूलम्स लॉ से चार्ज को जो फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो कभी भी चार्जेस की मैग्नीट्यूड को इंक्लूड नहीं करते, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, R प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, होता क्या है, ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर आप ये डिस्टेंस देख रहे हो तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अगर आप ट्राइंगल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा सा और 1 मिनट देखता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपके पास बेटा वो आपका लेट सपोज R है, तो ये आपका कितना है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास x है, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो कितना आएगा, √R² प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ठीक बात है। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो, वही मैंने किया है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा R² प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू आएगी। कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, सिंपल सा ट्राइंगल आप बेसिक ज्योमेट्री लगा के या ट्रिग्नोमेट्री लगा के आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दैट मीन्स जो नेट फोर्स है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। और नेट फोर्स लग किधर रहा है, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये उसकी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। और चार्ज पार्टिकल को वो किधर लेके आएगा, रिस्टोरिंग। दैट मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो एफ नेट है वो किसकी तरह काम करेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक बात है। दैट मीन्स इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो कैसी है, स्टेबल है, कैसी है, स्टेबल है। तो हम बोल देंगे Q कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम इसको कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मैं चेंज कर दूँ कंडीशन, वो भी हम करेंगे, जल्दी से नोट कर लो उसको, ठीक है। एक बार फिर से नोट कर लो, मैं आपको पूरा ये केस दिखा देता हूँ जिससे कि आप, हाँ, ऑपोजिट नेचर होगा तो क्या होगा, ठीक। एक मिनट, कहाँ गई स्लाइड, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम, जस्ट अ मोमेंट, इस वाली स्लाइड पे डिस्कस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं, ओके, जस्ट अ मोमेंट, ये जो था कहाँ गया है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये केसेस को अपन डिस्कस कर रहे थे। होल्ड ऑन, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा वो आपका। तो ये केस 1 है जिसको हम थोड़ा सा नोट कर लिए, ठीक है। तो ये केस 1 है, इसको मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है। ये केस 1 है, 1 मिनट बेटा, ठीक, ये केस 1 है, राइट। तो केस 1 मैंने आपको बता दिया था कि अनस्टेबल था ये जो सिस्टम था। अगर हम सारे चार्जेस सेम नेचर के ले रखे थे, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो ये आपका कैसा आ रहा है, जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, नेट फोर्स वो बाहर चला जाएगा, इसको बाहर पुश कर देगा और ये पूरा सिस्टम आपका कैसा हो जाएगा। फिर देखो दूसरा कंडीशन, ये स्टेबल है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था अभी। हाँ, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हमने सारे चार्जेस को सेम ले रखा था और मैंने किधर डिस्प्लेस किया था उसको, अलोंग द लाइन, तो अलोंग द लाइन मैंने डिस्प्लेस जब किया था तो कैसा आया था, स्टेबल आया था, राइट। ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये हम लोग कर रहे थे। मिडिल चार्ज कैसा है, ऑपोजिट नेचर का, ठीक है। ये स्लाइड थोड़ी सी मिस हो गई थी, बट राइट नाउ द स्लाइड रिस्टोर हो गई है, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो था जब हमारे चार्जेस कैसे थे, जो मिड चार्ज था वो ऑपोजिट नेचर का था। इस केस में हमने डिस्कस किया कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा और रिस्टोरिंग फोर्स इसको ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ शिफ्ट कर देगा, राइट, मतलब पुल कर देगा। तो ये स्टेबल हो गया, ठीक। ऑल राइट, एक हमारा लास्ट का बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर मेरे पास जो सेट ऑफ चार्जेस हैं वो कैसे हैं बेटा, दो एंड वाले जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ये Q1 है आपका, ये Q1 है
और ये हो गया आपका Q2, ये हो गया आपका Q2, राइट। Q2 ही क्यों बोल रहे हैं, Q1 ही मान लेते हैं। यहाँ पे जो हमने चार्ज पार्टिकल रखा है वो Q है, विच इज़ नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ध्यान से समझना, ये हमारा सेंटर पे रखा हुआ है, तो जो डिस्टेंस है R, इससे भी R डिस्टेंस पे ही रखा है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूं, ये इसका ओरिजिनल मेन पोजीशन है। अब अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूं, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस है। अगर मैं इसको x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो आप मुझे बताओ ये वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इस पे एक फोर्स लगेगा विच इज़ F1। कितना हो जाएगा, देखते हैं F1 कितना आएगा। F1 जो कि अट्रैक्टिव होगा, कितना होगा बेटा, Q1 इंटू Q डिवाइड में कितना, डिवाइड में हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बात है। डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, इसलिए मैंने इसका एरो बड़ा बनाया है, क्योंकि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना वेक्टर की लेंथ होगी जितना एरो की लेंथ होगी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर देखो यहाँ से ये रिपल करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, है ना, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब देखो यहाँ से, एक मिनट, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपका इधर हो, ये एक मिनट, हाँ, ये F2 जो होगा विच इज़ स्लाइटली लेस, जो कि थोड़ा छोटा बनाना चाहिए हमें। F2 ये कितना होगा, देखते हैं कितना होगा। F2 देखो निकालो कितना होगा बेटा, F2 हो जाएगा Q1 इंटू Q, और आपका हो जाएगा ये R प्लस एक्स। डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया, क्योंकि फोर्स इन्वर्स रिलेशन को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखो मैंने दो अलग अलग फोर्सेस बताए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा फॉर श्योर, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा लिखा है मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा, इतना कम भी नहीं होगा कंपैरेटिवली, बट कम होगा। मैं छोटा एरो बना रहा हूँ विच इज़ F2। ठीक, क्लियर है। ये F1 इसकी वजह से फोर्स है, और ये F2 किसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स है। ठीक बात है, कोई डाउट। अब अगर आप देखोगे तो जो नेट फोर्स है वो किधर जाएगा, नेट फोर्स जो है वो इधर ही जाएगा, क्योंकि F1 बड़ा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, F1 माइनस F2। क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, और वो किधर लग रहा है, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो नेट फोर्स लगेगा, मतलब जो ये हमारा चार्ज पार्टिकल है माइनस Q, इस पे जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, कितना होगा बेटा, वो होगा F1 माइनस F2, और जो कि किधर लगेगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये अवे होगा इससे, ठीक बात है, इससे अवे होगा, राइट। अब क्या होगा बेटा, अब ये इसको देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है, फोर्स क्या लग रहा है, हम इधर ही इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, और उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स रीस्टोरिंग फोर्स तो नहीं है ये जो फोर्स है विच इज़ नॉट अ रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग होता है तो इसको, और पहली बात तो इसको टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम लगना चाहिए था, जो कि नहीं लग रहा है। दैट मीन्स इस केस में कैसा होगा, ये अनस्टेबल होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक बात है, ये इस केस में कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। ठीक बात है, इतना नोट कर लो। ठीक है, चलो ओके। तो अभी हमने क्या समझा है, आज हमने देखा है कि बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और दो बेसिक टाइप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप किसी एग्जाम प्रेप स्टडी में हो, लाइक आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो ये दो बेसिक फंडामेंटल आपको आने चाहिए। हालांकि 12th वगैरह में इसका खासा यूज़ नहीं है, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई प्रिंसिपल पढ़ रहे हो तो उसके डीप एनालिसिस आपको आनी चाहिए, और साथ में उसकी एप्लीकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्टूडेंट की लाइफ में। ठीक है, कहीं पे भी डाउट रहता है तो फिर वो इतना इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होता कि मुझे खास डिटेल में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि समझना फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है और हम उस स्टडी से भागने लगते हैं। रीज़न यही है बच्चे क्यों फिजिक्स नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको जैसे ही थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउट है, स्टेबल अनस्टेबल नहीं पता है, और जब क्वेश्चंस आता है तो उसमें कभी स्टेबल होगा कभी अनस्टेबल होगा। ये पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है उसका प्रिंसिपल नहीं पता होता है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाते, और फिर कहीं ना कहीं फिजिक्स से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। तो उस गैप को कम करने के लिए आपको अपने जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए,
एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आंसर लाना ही आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, कैसे हम आंसर ला रहे हैं, क्या कोई और मेथड पॉसिबल हो सकता है, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो कुछ क्वेश्चंस भी हमने प्लान किए थे, बट लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, शैल बी यू नो कंटिन्यू द क्वेश्चन डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मैं कंटिन्यूएशन में डाल दूंगा जिससे कि आप ये पूरा लेक्चर एक बार में देख पाओ, और साथ में जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे, राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी, ठीक। तो आज हमने डिस्कस किया है इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, या फिर जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप है, वो आप ज्वाइन करिए और वहाँ पे डाउट डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, इसमें हमने दो तरह के इक्विलिब्रियम को समझा, एक हमारा स्टेबल और एक हमारा अनस्टेबल। उससे पहले आपको कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कि लाइन में लाइन करने चाहिए और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप नहीं बना सकते इनको इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब अगर इक्विलिब्रियम आप चेक कर रहे हो तो सिंपल सा फंडा है, आप चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करो या आप किसी कोलम्बियन फोर्स की वजह से या न्यूटोनियन फोर्स की वजह से बात करो, जो कि आपने 11th क्लास में किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, उस पर जितने भी फोर्स लगेंगे, ठीक है। अगर हम तीन चार्जेस की बात कर रहे हैं तो अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्स, सारे चार्जेस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम जब करेंगे तो समझ पाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, द इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर कोलम्बियन फोर्स अलोन कैन नॉट बी स्टेबल। तो मैंने आपको दिखा दिया दो कंडीशन। एक कंडीशन मैंने आपको सारे चार्ज पॉजिटिव लिया था, तीन चार्ज, उसमें हम लोग जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग जा रहे हैं तो अनस्टेबल, ठीक है, तो स्टेबल है ना। सॉरी, पहले वाले केस में क्या था, पॉजिटिव, हाँ, तो अनस्टेबल जा रहा है, बाहर फोर्स लग रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। बट अगर हम लोग उसको अलॉन्ग द लाइन ही कर रहे हैं तो स्टेबल था। फिर मैंने आपको दिखाया कि ठीक है, ये पहला केस था हम लोगों का, ठीक बात है। और फिर कुछ चीज़ों को हमने समझा, तो अलग अलग केसेस हमने डिस्कस किए, ठीक है। अगर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो किस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, जब हम उसको अलॉन्ग द लाइन डिस्प्लेस करेंगे। अगर परपेंडिकुलर करेंगे तो अनस्टेबल, वापस नहीं आएगा, जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं एक्ट करेगा। अगर सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो हम लोग जब जैसे ही उसको स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, उसी लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेस करेंगे तो वो वाली सिचुएशन बनेगी। तो ये आई थिंक सिचुएशन है, जस्ट ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज की सिचुएशन है। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, उसका ऑपोजिट कंडीशन होता है। अगर आप परपेंडिकुलर के अलॉन्ग करोगे तो वो स्टेबल रहेगा, अगर आप अलॉन्ग द लाइन करोगे तो वो अनस्टेबल रहेगा, जो कि ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, आप एक बार नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब जो क्वेश्चन वाला पार्ट है तो मैं ट्राई करूँगा कि आज की ही सीरीज़ में इसको ऐड ऑन कर दूँ, शाम को रिकॉर्ड करके वो आप तक भेज दूँ। ये कुछ अच्छे क्वेश्चन फ्रेम कर रखे हैं, ठीक है, ये आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स फ्रेम कर रखे हैं, तो इनको आई थिंक हम लोग कंप्लीट करेंगे आज शाम तक। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में शेयर जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करें, जितना जहाँ जहाँ भी अपने फ्रेंड के साथ आप कनेक्टेड हैं उन सारे ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प कर पाए। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए अगर कोई डाउट है। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, कुछ और आपके डिमांड, लेक्चर ऑन डिमांड अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपको पहले कंप्लीट करना है, सो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।